नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अमेरिका और भारत के बीच कृषि उत्पादों पर बात। अमेरिका बोला, पीयूष गोयल ने हमारे किसानों की चिंता सुनी। वाणिज्य सचिव बोले, बड़ी अर्थव्यवस्था को रियायतें देनी होंगी। अमेरिका और भारत के बीच होने वाली ट्रेड डील में कृषि उत्पादों को लेकर नया ट्विस्ट आया है। अमेरिकी सीनेटर स्टीव डेंस ने 2 दिन के भारत दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अन्य नेताओं से मुलाकात की। उनका मुख्य मकसद था अमेरिका के पल्स क्रॉप किसानों यानी मूंग, उड़द, चना आदि के लिए भारत में फेवरेबल प्रावधान शामिल करवाना। डेंस ने कहा कि मैं अमेरिकी किसानों की तरफ से बात कर रहा था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हमारे किसानों की चिंताओं को ध्यान से सुना। मैं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर इस मुद्दे को प्राथमिकता दूंगा। वहीं अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने आगे कहा कि हम दोनों देशों के बीच साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, इसलिए अमेरिकी सरकार के बड़े अधिकारी अब भारत में नियमित रूप से आएंगे। बता दें, कृषि पर विवाद का मुख्य मुद्दा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार में अमेरिकी दालों और बाकी कृषि उत्पादों को आसानी से आने दे, लेकिन भारत के लिए यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है। हालांकि वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने पुष्टि की है कि आगामी भारत EU व्यापार समझौते से भी संवेदनशील कृषि उत्पादों को बाहर रखा जाएगा। लेकिन अमेरिका के मामले में स्थिति अलग है, क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने भी ये माना है कि हम जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ सौदा करेंगे, हमें उतनी ही बड़ी रियायतें देनी पड़ेंगी। भारत EU ऐतिहासिक डील के करीब। उर्सुला वॉन डेर लायन ने कहा, यह मदर ऑफ ऑल डील्स होगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता होने के बेहद करीब है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन ने इसे सभी सौदों की जननी यानी मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यह समझौता करीब 2 अरब लोगों का बाजार बनाएगा, जो दुनिया की कुल GDP का लगभग 1/4 होगा। उनका कहना है कि इस डील से यूरोप को भारत जैसी तेजी से बढ़ते और ऊर्जा से भरे क्षेत्र में पहले कदम का फायदा मिलेगा। उर्सुला वॉन डेर लायन ने बताया कि दावोस के तुरंत बाद वो भारत आएंगी। उन्होंने कहा कि काम अभी बाकी है, लेकिन हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बिल्कुल किनारे खड़े हैं। 25 से 27 जनवरी के बीच यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लायन भारत आएंगे। दोनों गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगे। भारत पाक टकराव रोकने पर फिर बोले ट्रंप, बोले नोबेल पुरस्कार का हकदार हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई। ट्रंप का कहना है कि भारत पाकिस्तान जैसे परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच टकराव रुकवाकर उन्होंने लाखों जानें बचाई। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक 8 युद्ध रुकवाए हैं और बहुत जल्द 9वां युद्ध भी रुकवा सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें पुरस्कार से ज्यादा जिंदगियां बचाने की परवाह है। उन्होंने यह भी दावा किया कि नोबेल शांति पुरस्कार पर नॉर्वे का नियंत्रण है। ट्रंप के मुताबिक वो इस बात की चिंता नहीं करते कि नॉर्वे क्या सोचता है। गौरतलब है कि हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को भेंट किया था, जिसे ट्रंप ने आपसी सम्मान का प्रतीक बताया। 24 साल से जेल में रहने के बाद बरी हुए पर रिहाई रुकी। आजाद खान बेगुनाह, रिहाई एक कागज ने रोकी। लखनऊ से एक ऐसी खबर आई है जो हमारे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करती है। मैनपुरी के रहने वाले 45 साल के आजाद खान ने अपनी जिंदगी के कीमती 24 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजार दिए। उन पर डकैती का आरोप था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 महीने पहले उन्हें बेगुनाह पाते हुए बरी कर दिया था। हैरानी की बात यह है कि बेगुनाह साबित होने के 1 महीने बाद भी आजाद खान आज भी बरेली के सेंट्रल जेल में बंद हैं। उनकी रिहाई में रुकावट कोई जुर्म नहीं, बल्कि कागज का एक टुकड़ा है। अदालत का बरी करने वाला आदेश यानी सर्टिफाइड कॉपी अभी तक जेल अधिकारियों के पास नहीं पहुंचा। मैनपुरी के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अब तक कोई आधिकारिक लेटर नहीं मिला। दिल्ली प्रदूषण और मजदूरों के साथ डिजिटल मजाक। SMS के फेर में फंसी मदद, पैसा अटका। दिल्ली की जहरीली हवा को कम करने के लिए निर्माण कार्य पर पाबंदी तो लगा दी गई, लेकिन उन हजारों मजदूरों का क्या जिनके चूल्हे इस काम से जलते थे। दिल्ली सरकार ने 2,46,000 मजदूरों को 10-10 हजार रुपए की मदद देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक सिर्फ 30,000 मजदूरों को ही यह पैसा मिला है। वजह बेहद चौंकाने वाली है। अनपढ़ मजदूरों को मोबाइल पर SMS भेजकर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, जिसे वो पढ़ ही नहीं पाए। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों मजदूर आज कर्ज में डूबे हैं। उनके पास मकान का किराया देने तक के पैसे नहीं हैं। कागजी दांव पेच में मजदूरों का निवाला छिन रहा है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुआ UAE।
ट्रंप ने भारत को भी दिया है न्योता। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अगुवाई में बनने वाले बोर्ड ऑफ पीस में अब संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल होगा। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने इस बोर्ड में शामिल होने का अमेरिकी निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये बोर्ड गजा में युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की निगरानी के लिए बनाया गया है। हालांकि संस्था को लेकर विवाद भी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बोर्ड में स्थायी सदस्यता के लिए $1 अरब की कीमत रखी गई है और बोर्ड का दायरा सिर्फ गजा तक सीमित नहीं है और ये संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं को चुनौती देने की कोशिश भी कर सकता है। बता दें, ट्रंप ने भारत को भी इसमें न्योता दिया है और अभी तक भारत ने हाँ या ना कुछ नहीं बोला है। ग्रीनलैंड में ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, नारे लगे ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, मेक अमेरिका गो अवे। डेनमार्क और ग्रीनलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे वाले बयान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए। लोगों ने साफ कहा ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और ना का मतलब ना होता है जैसे नारे लगाते दिखे। कई प्रदर्शनकारी ट्रंप के नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की नकल करते हुए टोपी पहने थे जिन पर लिखा था मेक अमेरिका गो अवे। राजधानी कोपेनहेगन और नूक में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास तक मार्च किया। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी विरोध में शामिल हुए। ट्रंप की यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी से यूरोप अमेरिका तनाव और बढ़ गया है। मैक्रो की चीन से अपील, यूरोप में निवेश बढ़ाइए। ट्रंप की आलोचना, चीन के पाले में धकेल रहे हैं। फ्रांस की EU-US ट्रेड डील सस्पेंड करने की मांग। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चीन से अपील की है कि वो यूरोप में ज्यादा निवेश करे। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से मैक्रों ने कहा कि यूरोप चीन के साथ साझेदारी के लिए खुला है, लेकिन अब सिर्फ सामान आयात करने के बजाय यूरोप में फैक्ट्रियां लगाने और तकनीक साझा करने पर जोर होना चाहिए। मैक्रों ने साफ कहा कि यूरोप की अर्थव्यवस्था को तब तक ज्यादा फायदा होगा जब चीनी कंपनियां यूरोप में ही उत्पादन करेंगी। जिसके बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप यूरोप को चीन के पाले में धकेल रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते तनाव के बीच फ्रांस ने बड़ा रुख अपनाया। फ्रांस के विदेश मंत्री जान नोएल बैरो ने कहा कि फ्रांस यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को सस्पेंड करने के पक्ष में है। फ्रांसीसी संसद में बोलते हुए बैरो ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यूरोपीय देशों पर टैरिफ की धमकी देकर ग्रीनलैंड पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने इसे ब्लैकमेल करार दिया। ग्रीनलैंड पर ट्रंप को यूरोपीय संसद में खरी खरी। डेनमार्क की संसद ने ट्रंप से कहे अपमानजनक शब्द। यूरोपीय संसद में ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। डेनमार्क के सांसद एंडर्स विस्टीसेन ने ट्रंप की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अमेरिका की सुरक्षा के नाम पर ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की बात कही थी। बहस के दौरान विस्टीसेन इतने नाराज दिखे कि उन्होंने ट्रंप को बेहद सख्त और अपमानजनक शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और उस पर किसी दूसरे देश का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। ट्रंप बोले ईरान ने की हत्या की कोशिश तो उसे पूरी तरह मिटा देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की तो अमेरिका ईरान को पूरी तरह तबाह कर देगा। एक टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मेरे पास बहुत सख्त निर्देश हैं, अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो ईरान को धरती से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब कुछ दिन पहले उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के करीब 40 साल के शासन को खत्म करने की बात कही थी। इस पर ईरान की तरफ से भी बेहद तीखी प्रतिक्रिया आई। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप जान लें कि अगर हमारे नेता की ओर आक्रामक हाथ बढ़ा तो हम सिर्फ हाथ को नहीं काटेंगे बल्कि उनकी पूरी दुनिया को आग में झोंक देंगे। मुंबई में रेस अभी बाकी, राउत का दावा बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर हैं। बोले राउत, उद्धव के वॉकआउट की चर्चा, बीजेपी क्या अकेली बनाएगी मेयर? मुंबई का मेयर कौन बनेगा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख संजय राउत का कहना है कि भले ही आंकड़े बहुमति के पक्ष में दिख रहे हों लेकिन मुकाबला अब भी बेहद करीबी है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी को 89 सीटें मिली हैं जबकि उसकी सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 सीटें मिली हैं। इस तरह महायुति के पास कुल 118 पार्षद हैं जबकि बहुमत का आंकड़ा 114 है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 65 सीटें मिली हैं। संजय राउत का दावा है कि एमएनएस, कांग्रेस और अन्य सहयोगियों को जोड़कर उनका आंकड़ा 108 तक पहुंच गया है, यानी बहुमत से सिर्फ 6 सीटें कम। राउत ने कहा कि मुंबई की राजनीति में कुछ भी संभव है, बस देखिए और इंतजार कीजिए। राउत ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमारे पार्षद घर पर हैं, सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, शिंदे डर में जी रहे हैं।
मुंबई मेयर चुनाव को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी मेयर चुनाव के दौरान बीएमसी सदन से वॉकआउट कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो वोटिंग के समय सदन की कुल संख्या घट जाएगी। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि बिना अपने सहयोगी के भी बीजेपी के लिए बहुमत जुटाना आसान हो जाएगा। इस रणनीति से सबसे बड़ा झटका एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लग सकता है। सत्ता गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद बीएमसी में उनकी सौदेबाजी की ताकत कमजोर हो सकती है। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी के कई नेता लगातार यही कह रहे हैं कि मुंबई का मेयर शिवसेना का ही होना चाहिए। अब सवाल यही है, क्या वॉकआउट का दांव मुंबई की राजनीति की तस्वीर बदल देगा? अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.